डेफिनेशन ऑफ अपराध इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है। अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि ये अधिनियम द्वारा निषेध है तथा लोकहित के लिए हानिकारक भी है। ये परिभाषा बहुत विस्तृत है क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो लोकहित के लिए हानिकारक हो अपराध हो सकती है। आधुनिक जटिल समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकहित के लिए हानिकारक कही जा सकती है। दूषित खाद्य पदार्थ बेचना, बच्चों औरतों के साथ छेड़छाड़ तथा गुमराह करने वाले विज्ञापन आदि ऐसे उदाहरण हैं जो लोकहित के लिए हानिकारक है। बेथम के अनुसार अपराध को ऐसे डिफाइन किया गया है कि अपराध वह है जिन्हें विधानांग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषेध कर दिया है। यदि उपयोगिता के नियमों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संभावित विधि के अन्वेषण के लिए प्रश्न सैद्धांतिक शोध से संबंधित है, तब ऐसे कार्यों को जो किसी बुराई के कारण अथवा उन्हें उत्पन्न करने की संभावना के कारण निषेध किए जाने चाहिए, हम उनको अपराध की श्रेणी में मानते हैं या हो सकते हैं। ब्लैकस्टोन के अपनी पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में अपराध को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया है कार्य लोप अपराध कहलाता है। इस प्रकार ब्लैकस्टोन के अनुसार सार्वजनिक विधि के विरोध में किया गया अपराध है, परंतु प्रश्न उठता है कि सार्वजनिक विधि क्या है। इनके अनेक अर्थ हैं। ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक विधि सार्वधानिक विधि के अनुरूप है। ऐसा होने पर अपराध का अर्थ संवैधानिक विधि का उल्लंघन होगा। इस प्रकार की परिभाषा केवल राजनीतिक कृत्यों को शामिल करेगी तथा अन्य आपराधिक आचरण इनके दायरे से बाहर हो जाएंगे। जर्मन्स के अनुसार सार्वजनिक विधि सार्वधानिक तथा आपराधिक दोनों विधियों को शामिल करता है। इस प्रकार मैं अपराध को परिभाषित करने के लिए आपराधिक विधि शब्द का प्रयोग करके हम सीमाबद्ध हो जाते हैं। अन्य लोगों के अनुसार सार्वजनिक विधि का तात्पर्य निश्चयात्मक विधि से है। निश्चयात्मक विधि राज्य द्वारा बनाई गई विधि को कहते हैं। अस्तु निश्चयात्मक विधि के अतिक्रमण में किया गया कार्य अपराध होगा, परंतु ये सदैव सत्य नहीं होता है क्योंकि विधि के अतिक्रमण के रूप में किसी के किए गए बहुत से कार्य अपराध नहीं होते। अतः हम यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक विधि का जो भी अर्थ हम लगाएं, ब्लैकस्टोन की परिभाषा संतोषजनक नहीं प्रतीत होती है। एक संदर्भ में यह अति संकीर्ण तथा दूसरे में अति विस्तृत है। अतः इस प्रकार के विधिक अपकृत्यों जो विधि द्वारा पूरे समाज के लिए हानिकर माने जाते हैं को अपराध के रूप में स्वीकार करना उसका बोधात्मक सामान्य वर्ण हो सकता है, परंतु अपराध की पूर्ण परिभाषा नहीं है। स्टीफन के अनुसार अपराध विधि द्वारा निषेध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए
और रुचिकर एक कार्य है। यदि हम विभिन्न देशों को दंड संहिताओं को देखें तो पाते हैं कि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अनैतिक न होते हुए भी घोर आपराधिक है, तथा ऐसे कार्य भी हैं जो घोर अनैतिक है परंतु आपराधिक नहीं है। उदाहरण के लिए राजद्रोह के प्रकरण में कोई चीज अनैतिक नहीं होती प्रतीत होती, परंतु लगभग सभी देशों की दंड संहिताओं में इसे घोर अपराध माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसे व्यक्ति का ले सकते हैं जो माना जाना तैराक है। वह नदी के किनारे खड़ा हुआ किसी बच्चे को नदी में डूबते हुए देख रहा है, परंतु बच्चे को डूबने से बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। उसका कार्य घोर अनैतिक हो सकता है, परंतु वह न तो अपराध है और न ही अपकृत्य। ऑस्टिन ने इसको ऐसे डिफाइन किया है: एक उपकार जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के सविवेक पर की जाती है, व्यवहारिक अपकृत्य है। एक उपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, अपराध है। अतः ऑस्टिन के अनुसार व्यवहारिक दोष के प्रकरण में राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि दोष होने के पश्चात कार्यवाही क्षतिग्रस्त पक्षकार या उसके बदले में कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रारंभ न कर दी गई। आपराधिक प्रकरणों में प्रतिकार्य प्रभुता संपन्न या उनके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा ही शुरू की जाती है। इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें अभियोजना तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक कि असंतुष्ट पक्ष द्वारा शिकायत न कर दी जाए। केवल गंभीर प्रकरणों में ही राज्य कार्यवाही आरंभ करने की प्राथमिकता के ले सकता है। उदाहरण के लिए धारा 497 जारता के मामले में या धारा 498 आपराधिक गुप्त पलायन के मामले में असंतुष्ट पक्ष द्वारा शिकायत आवश्यक है। इन धाराओं के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जब तक कार्रवाई प्रारंभ नहीं करेगा जब तक कि पति द्वारा शिकायत नहीं कर दी जाती। कुछ लोग व्यवहारिक अपकृत्य सिविल रॉन्ग तथा क्राइम में अंतर इस मामले में राज्य हस्तक्षेप को लेकर करते हैं, परंतु हम जानते हैं कि लगभग प्रत्येक राज्य में अपराध को रोकने के लिए तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में पुलिस की व्यवस्था रहती है। साधारणतः व्यवहारिक दोष के मामले में प्रक्रियाएं दोष घटित होने के बाद ही शुरू की जाती है, परंतु अपराध के मामले में कार्यवाहियां अपराध घटित होने के पूर्व भी यदि अपराध घटित होने का भय उत्पन्न हो गया हो तो अपराध की जा सकती है, परंतु यह कहना भी व्यवहार प्रक्रिया दोष घटित होने के पूर्व शुरू नहीं की जा सकती तथा आपराधिक प्रतिक्रिया क्षतिग्रस्त पक्ष के सहयोग के बिना भी आरंभ की जा सकती है। उचित नहीं है कि क्योंकि व्यवहार प्रतिक्रियाएं पूरे मानित दोष के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त करने के लिए आरंभ की जा सकती है। इसी तरह ऐसे भी अपराध है जिनको रोकने के लिए पुलिस इंटरफियर नहीं करती। केनी के अनुसार अपराध ऐसे दोष है जिसमें अनुशासित दंडात्मक होती है जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है
तथा यदि वह समय है तो केवल सम्राट द्वारा। यदि हम इस परिभाषा को सत्यता को परखें तो यह भी उपयुक्त परिभाषा नहीं है, क्योंकि इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत बहुत से ऐसे अपराध हैं जो समाधानीय अपराध को की श्रेणी में रखे गए हैं, जिनमें समझौता न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना हो सकता है। तात्पर्य यह है कि दंड किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। कार्टन के अनुसार अपराध को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है। अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है जिसे राज्य दंड आरोपित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सबसे उपयुक्त ढंग से परिशुद्ध करता है, न कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के सविवेक पर उपचार छोड़कर देता है। मिलर के अनुसार मिलर अपराध को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: विधि द्वारा दंड के भय से निषेध या आदेशित किसी कार्य को करना या उनकी अपेक्षा करना अपराध है। जैसे राज्य अपने नाम से कार्रवाई आरंभ कर आरोपित करता है। पैटर्न के अनुसार अपराध के सामान्य लक्षण है राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा करना तथा दंड देना। इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी देशों के लिए सदैव उपयुक्त प्रतीत होने वाली अपराध भी की परिभाषा देना एक दुष्कर कार्य है। अतः अपराध को उसके आवश्यक लक्षणों द्वारा जानना अधिक श्रेयस्कर है। अपराध के 3 लक्षण होते हैं: किसी मनुष्य के असामाजिक कार्य द्वारा क्षति पहुंचाना जिसे शासन रोकने के इच्छुक है, शासन द्वारा किए गए निरोधक उपाय दंड या दंड की धमकी के रूप में है, विधिक कार्यवाहियां जिसमें अभियुक्त के अपराध को विनिश्चित किया जाता है विशिष्ट प्रकार की होती है तथा विशिष्ट प्रकार के साक्ष्य नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। गागुला मोहन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में सुसाइड को अपराध नहीं माना गया, क्योंकि यह न तो भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है और न ही दंडनीय है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।